तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जब लोग क्लास 12 इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की इंग्लिश में बहुत ही अच्छा शुरू करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में प्रोज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनको यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी उसका, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय है नहीं, तो इसीलिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ और हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है, यदि आप लोग क्लास 12 की इंग्लिश में अच्छा इसको करना चाहते हो। तो आपका जो सेक्शन डी होता है पेपर में, आपका होता है लिटरेचर का, उसमें जो प्रोज सेक्शन होता है, प्रोज से आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं, जिसमें से आपके 8 नंबर का आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं और 2 क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पर 8 नंबर दिए जाते हैं। वैसे 4 क्वेश्चन रहता है, 4 में से 2 करना रहता है, जिसके लिए आपको 8 नंबर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग 8 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप के, उसको हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। और साथ ही में कमेंट करके बता दीजिए किस टॉपिक में आपको दिक्कत है, उस टॉपिक पर वीडियो बना दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है आपका दिया गया कि व्हाट डज एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको एक चीज और भी ध्यान देनी कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं याद हो रहा है, तो जो भी चैप्टर है, चैप्टर का आपको स्टोरी समझ लेना है। जब आप लोग स्टोरी समझ ले हुए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको नहीं भी याद होता, तो आप लोग अपने हिसाब से बना करके भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्टोरी को समझना पड़ेगा। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट डज एम हेमल सेज अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, तो ये जो क्वेश्चन है आपका द लास्ट लेसन चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। और इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट डज एम हेमल सेज अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि फ्रेंच भाषा के बारे में एम हेमल ने क्या बातें बताई, उसको हम लोग को इसमें बताना है। और ये क्वेश्चन आपका द लास्ट लेसन चैप्टर से लिया गया है। और द लास्ट लेसन चैप्टर का वेरी शॉर्ट में जो क्वेश्चन आपका आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए आप यहाँ पर बीबीआई का टिक लगा लीजिएगा कि एम हेमल ने, कह सकते हैं, फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बातें बताई। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन होता है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। तो चलो हम लोग उसका उत्तर देख लेते हैं कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बातें कही। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि एम हेमल सेज दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि उन्होंने बताया कि जो फ्रेंच भाषा है वो विश्व की सबसे सुंदर भाषा है। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि एम हेमल सेज दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो फ्रेंच भाषा है विश्व की सबसे ज्यादा सुंदर भाषा है, सबसे ज्यादा अच्छी भाषा उन्होंने बताई। आगे उन्होंने बताया कि इट इज क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यानी कि यह बहुत ही क्लियर यानी कि साफ सुथरी और साथ ही में एक लॉजिकल यानी कि जादुई भाषा है। सो एम हेमल सेज दैट दे मस्ट गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट, यानी कि सो एम हेमल ने आगे बताया कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने जो भाषा है फ्रेंच भाषा, इसकी सुरक्षा करें और साथ ही में इसको कभी भी नहीं भूलें। तो यही उन्होंने बताया था एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में, और यही चीज आप यहाँ पर बता दोगे, आपके यहाँ पर 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए आप बिल्कुल भी इसको स्किप मत करिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या चीजें कही जाए। तो इसीलिए मैं हिंदी में भी बता देता हूँ आपको कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या बताया, तो आप लोगों ने बताया कि फ्रेंच भाषा के बारे में एम हेमल ने बताया कि फ्रेंच भाषा विश्व की सबसे सुंदर भाषा है और यह बहुत ही साफ सुथरी और जादुई भाषा है, और इसीलिए हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस भाषा को सुरक्षा प्रदान करें, साथ ही में कभी भी इसको ना भूलें। तो इस प्रकार से मैं हिंदी में भी बता देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और अगर मान लीजिए आपको नहीं भी याद होता है, तो आपको अगर हिंदी पता है, आपको स्टोरी पता है, तो आप अपने हिसाब से भी बना करके कर सकते हो। तो ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। हम दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया, आपका दिया गया है कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड और हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, यानी कि बुलेटिन बोर्ड क्या है और साथ ही में उसका महत्व क्या है। तो ये हमको इसमें समझना है, ये भी आपका द लास्ट लेसन चैप्टर से क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर लिया है। तो बुलेटिन बोर्ड के बारे में हमको जानकारी देनी कि बुलेटिन बोर्ड क्या है और साथ ही में उसका क्या महत्व है। तो इसमें हम लोग बताओगे कि द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन नियर द टाउन हॉल, यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड है वो आपका सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्या है, सेंटर ऑफ, यानी कि सूचनाओं का केंद्र है, जो कि आपका टाउन हॉल यानी कि सभागार के पास में रखा हुआ है। आगे आप बता सकते हैं इसमें कि एंड इट वाज पुट एट द मेन क्राउडेड प्लेस, जो कि बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में रखा गया है। इट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज बाय इट द पीपल न्यू अबाउट
एवरी बैड न्यूज़ ऑफ लॉस्ट बैटल, यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भी आपका बुलेटिन बोर्ड है, क्योंकि इसके ज़रिए ही पता चलता है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको जितने भी आपके हारे हुए या कह सकते हैं बैड न्यूज़, यानी कि जो कह सकते हैं दुखद समाचार जो हारे हुए बैटल के बारे में यानी कि युद्धों के बारे में, वो सारी जानकारी उनको बुलेटिन बोर्ड के द्वारा मिलती है। तथा साथ ही में आप बता सकते हैं इसमें कि द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, और बाकी में जो भी ड्राफ्ट बनते हैं यानी कि जो भी नियम कानून बनते हैं वो, और साथ ही में जो कमांडिंग अफ़सर यानी कि वहाँ के जो अफ़सर होते हैं उनके जो उन्होंने जो आज्ञा दी होती है, उसका भी जानकारी उनको बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से पता चलती है। तो इस प्रकार से आप आगे बता सकते हैं कि एंड इट वाज़ ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अफ़सर एंड पब्लिक, यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड है, ये केवल मीन्स है किसका है? कम्युनिकेशन का, यानी कि एक-दूसरे के बीच में अफ़सर और पब्लिक के बीच में बता सकते हो आप लोग कि कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से समझ गए होंगे कि बुलेटिन बोर्ड क्या है और साथ ही में इसका क्या महत्व है। तो मैंने आपको बताया कि बुलेटिन बोर्ड है सेंटर ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचनाओं का केंद्र है जो कि सभागार के पास रखा गया है और यह बहुत ही भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में रखा गया है। और इसका मेन काम ये है कि ये क्या करता है कि जो युद्ध होते हैं उसमें जो हारे हुए युद्ध के बारे में बैड न्यूज़ यानी कि जो दुखद समाचार होते हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है बुलेटिन बोर्ड के द्वारा। साथ ही में जो नियम कानून बनते हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है और साथ ही में जो वहाँ के अफ़सर होते हैं उनके द्वारा जो भी आज्ञा दी जाती है उसके बारे में जानकारी मिलती है बुलेटिन बोर्ड के द्वारा। और साथ ही में जो बुलेटिन बोर्ड होता है इसका केवल मतलब यही होता है कि जो वहाँ के अफ़सर हैं और साथ ही में पब्लिक है, उनके बीच में कम्युनिकेशन की ज़रिया है आपका बुलेटिन बोर्ड। तो इस प्रकार से बुलेटिन बोर्ड क्या होता है और साथ ही में उसका क्या महत्व होता है उसे भी आपने समझ लिया है। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को आप लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। तो जल्दी से आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को याद कर लो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी कि अगले पेज पर बढ़ते हैं। और साथ ही में यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज व्हाई, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि होम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज व्हाई, यानी कि एम हेमल ने पढ़ाई में बाधा बनने के लिए किसको कह सकते हैं कि ब्लेम किया या कह सकते हैं कि उनको उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो उनके पढ़ाई में बाधा बनी थी, किसके? स्टूडेंट के। तो उत्तर में आप लोग बताओ कि एम हेमल ब्लेम द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज। सबसे पहले एम हेमल ने जो स्टूडेंट है उनके पेरेंट्स को ब्लेम किया पढ़ाई में उनके बाधा बनने के लिए, बिकॉज दे वांटेड दैट हिज चिल्ड्रन वर्क इन द फार्म एंड मिल्स, यानी कि जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि जो उनके बच्चे हैं वो आपके फार्म एंड मिल में काम करें, जिसकी वजह से सो दैट दे अर्न मोर मनी, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा पैसा कमा पाएँ। तो इसीलिए एम हेमल ने सबसे पहले जो पेरेंट्स थे उनको ब्लेम किया स्टूडेंट के, जो कि पेरेंट्स चाहते थे कि जो उनके स्टूडेंट हैं वो फार्म और मिल में काम करें, जिसकी वजह से उनके पेरेंट जो हों और ज़्यादा पैसा कमा पाएँ। तो सबसे पहले एम हेमल ने उनके पेरेंट्स को ब्लेम किया और उसके बाद में फिर उन्होंने अपने आप को भी ब्लेम किया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, इन्होंने अपने आप को भी ब्लेम किया बिकॉज़ ही सेंट देम टू वाटर द फ्लावर्स, यानी कि क्लास के दौरान वो बच्चों को भेज दिया करते थे फ्लावर यानी कि फूलों में पानी डालने के लिए। एंड व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी उनका मछली पकड़ने का दिल करता था या फिर जब भी उनका मछली पकड़ने का मन होता था, ही गेव देम अ हॉलिडे, और वो स्कूल में छुट्टी कर देते थे, यानी कि अपनी निजी कामों के लिए वो स्कूल में छुट्टी कर देते थे, इसलिए वो भी अपने आप को पढ़ाई में बाधा मानते थे स्टूडेंट के। ठीक है, आगे उन्होंने बताया सो हिज पेरेंट्स एंड एम हेमल बोथ आर ब्लेम्ड फॉर इग्नोरेंस इन स्टडी। तो साथ ही में आप लोग बता सकते हैं कि जो उनके पेरेंट्स हैं स्टूडेंट के और साथ ही में एम हेमल दोनों ब्लेम्ड है, यानी कि दोनों आरोपी हैं स्टूडेंट के पढ़ाई में बाधा बनने के। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है आपका हो जाता है व्हाट डिड साहब जॉइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि साहब ने मिल्क बूथ यानी कि दूध की जो डेयरी होती है उस पर उन्होंने काम क्यों किया, उन्होंने काम करने के लिए क्यों वहां पर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में आप लोग बताओगे साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, यानी कि साहब ने ज्वाइन कर लिया था जॉब मिल्क बूथ पर यानी कि दूध की डेयरी पर, बिकॉज ही गॉट देयर मनी, जिसकी वजह से उनको पैसा प्राप्त होता था एंड ऑल हिज मिल्क। तो इस प्रकार से इसीलिए उन्होंने ज्वाइन कर लिया था दूध डेयरी को, क्योंकि वहां से उनको पैसा भी मिलता था, साथ में उनका जितना भी खाना वगैरह था वो भी उनको वहीं पे मिल जाता था। और ही वॉज पेड मतलब 800 रुपीज फॉर हिज सर्विस, और साथ ही में उनको 800 रुपये भी मिलते थे उनके काम करने के लिए वहां पर। तो साहब ने इसीलिए मिल्क बूथ को ज्वाइन किया था क्योंकि वहां से उनको पैसा भी मिलता था, साथ ही में उनको सारा अपना भोजन भी मिलता था और उनको वहां पर 800 रुपये भी दिए जाते हैं उनके काम के लिए। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था इसे भी आप लोग समझ लिया होगा, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज है जो सिटी यानी कि फिरोजाबाद जो है फिरोजाबाद सिटी को फेमस बनाता है, ये चीज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि फिरोजाबाद को कौन सी चीज फेमस करती है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं उत्तर में
फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि कांच की जो फैक्ट्रियां हैं उसके लिए सबसे पहली बात तो इसमें ये है, जो फिरोजाबाद है वो अपनी अपनी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यानी कि कांच की फैक्ट्रियों के लिए सबसे पहले तो वो प्रसिद्ध है। और दूसरा पॉइंट इसमें हम बता सकते हैं कि एवरी अदर फैमिली हियर इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, यानी कि वहाँ ये जो फिरोजाबाद है वहाँ की हर एक फैमिली जो है वो चूड़ियाँ बनाने में लगी हुई है, यानी कि उनमें उनका मन लगा है और वो लोग चूड़ियाँ बनाते हैं हर एक दूसरी फैमिली। इट इज़ फेमस फॉर इट्स बैंगल, और साथ ही में जो फिरोजाबाद है वो अपनी चूड़ियों के लिए भी फेमस है। दो चीज़ों के लिए फिरोजाबाद फेमस है। सबसे पहली चीज़ है कि फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि वो अपने कांच उद्योग के लिए भी कह सकते हैं प्रसिद्ध है, और दूसरी चीज़ है उसकी जो चूड़ियाँ हैं उसके लिए भी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से, और साथ ही में फिरोजाबाद में रहने वाला हर अदर फैमिली, सभी चीज़ें जो हैं जितनी भी फैमिली है वहाँ पर रहती है वो सभी चूड़ियों को बनाने में चूड़ियों के बनाने के काम में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन होता है, ये उसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका होता है, हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, यानी कि मुकेश क्या था और उसके जीवन का क्या लक्ष्य था, उसने क्या मतलब लक्ष्य बनाया था, ये चीज़ हमको इसमें बतानी है। तो आप बताओगे, मुकेश बिलोंग टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, वेयर इज फैमिली इन इंगेज इन बैंगल मेकिंग, यानी कि जो मुकेश था वो बैंगल मेकर के, यानी कि जो चूड़ियाँ बनाने वाले होते हैं उनके घर से बिलोंग करता था, फिरोजाबाद से। ठीक है, फिरोजाबाद में वो रहता था और उसके जो घर परिवार वाले थे वो सभी चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे, क्योंकि फिरोजाबाद में हर एक फैमिली जो थी चूड़ियाँ बनाने में लगी हुई थी, यानी कि चूड़ियाँ बनाना ही उनको पसंद था और कह सकते हैं उनका काम भी उसी से चलता था। दे लाइव इन हाफ वुड हट्स, यानी कि कह सकते हैं आधी खुली हुई झोपड़ियों में वो लोग रहते थे, एंड स्टिंकी लेन्स, और जो कि जो गलियाँ थी वहाँ की वो बहुत ही बदबूदार थी, इस प्रकार से वो वहाँ पर रहते थे। यानी कि जो कह सकते हैं कि मुकेश रहता था, उसका जो परिवार रहता था वो ऐसे ही ऐसे मतलब कि कह सकते हैं आधी झोपड़ी में रहते थे, खुली झोपड़ी में रहते थे, साथ ही में वहाँ की जो गलियाँ थी वो बहुत ही बदबूदार थी। ऑन आस्किंग मुकेश, यानी कि मुकेश से पूछने पर मुकेश कहता है, मुकेश सेज आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, यानी कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, क्योंकि उसके जो परिवार वाले थे सभी लोग तो वो चूड़ियाँ बनाने का काम करते ही थे, लेकिन उसका जो एम्बिशन था वो था वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। एंड आगे उसने बताया कि आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, और वो सीखना चाहता था कि वो किस प्रकार से कार को चला सकता था। तो वो सीखना चाहता था इस बात को कि वो कार को चलाना सीखना चाहता था। आगे उसने बताया कि दस ही वांट टू बी हिज ओन मास्टर, वह अपने आप का स्वयं मास्टर बनना चाहता था, वो किसी के नीचे काम करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं था। तो वो अपने लिए मतलब खुद के लिए अपना वो मास्टर बनना चाहता था कि जब उसकी मर्जी होगी वो काम करेगा, नहीं होगी तो नहीं करेगा। तो वो अपने लिए खुद का मास्टर बनना चाहता था। तो इस प्रकार से मुकेश ने बताया। तो मुकेश के बारे में एक चीज़ आप बता सकते हो कि मुकेश जो था वो बैंगल मेकर की फैमिली से बिलॉन्ग करता था, जो कि फिरोजाबाद में है, और फिरोजाबाद में जितनी भी फैमिली रहती हैं सभी आपके चूड़ियाँ बनाने का काम करती हैं। वो लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ पे उनकी झोपड़ियाँ थी, वो कह सकते हैं कि आधी खुली झोपड़ियाँ थी, और साथ ही में उनकी जो गलियाँ थी बहुत ही ज़्यादा बदबूदार थी। और साथ ही में जब मुकेश से पूछा गया उनके एम्बिशन के बारे में, तो मुकेश ने बताया कि वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, और वह कार को चलाना सीखना चाहता है, और वह अपने आप का स्वयं का मालिक बनना चाहता है। तो इस प्रकार से यह जो क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग शूज, यानी कि उन्होंने जो चिल्ड्रन थे वहाँ के, उन्होंने जब शूज नहीं पहना था तो उसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन दिया ऑथर ने, उसको आइए हम समझते हैं। तो इसमें आप बताएंगे, द लैक ऑफ मनी इज वैलिड एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो बच्चे वहाँ पर जूते नहीं पहने हुए थे तो उसका वैलिड एक्सप्लेनेशन था कि उनके पास पैसे की कमी थी। आगे उन्होंने बताया कि चिल्ड्रन लाइक साहब कांट अफोर्ड शूज, यानी कि जो साहब के तरीके से और भी जो बच्चे थे वो शूज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। व्हेन साहब गेट्स अ पेयर ऑफ शूज़, जब साहब को कह सकते हैं कि जूते का जब सेट मिला तो ही वियर्स, और उसने पहन लिया। वन एक्सप्लेनेशन इज दैट ही इट हैज़ बिकम अ ट्रेडिशन फॉर देम, यानी कि एक ये भी एक्सप्लेनेशन है कि जो वहाँ के बच्चे थे उनका ये ट्रेडिशन था कि वो बिना नंगे पैर रहते थे, उनका ये ट्रेडिशन था। बट द राइटर डाउट्स इट, बट लेकिन जो लेखिका थी उसको इस पर डाउट था। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका था कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग शूज, यानी कि जब चिल्ड्रन वहाँ पर शूज़ नहीं पहनते थे तो उसके लिए उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहली बात तो बताई कि सबसे पहली बात ये थी कि पैसे की कमी होने के कारण भी, ये पहली बात थी, एक्सप्लेनेशन पहला था।
और दूसरा था कि उन्होंने बताया कि जो चिल्ड्रन थे जो साहब की तरीके से जो चिल्ड्रन थे वो शूज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था और जब साहब को शूज़ दिया जाता है तो वो पहन लेता है। और एक एक्सप्लेनेशन ये भी है कि उनके लिए वो ट्रेडिशन बन गया था, मतलब नंगे पैर रहना ही उनके लिए ट्रेडिशन बन गया था। लेकिन जो लेखिका थी उसको इस पर डाउट था। इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था अभी कंप्लीट हो गया है। इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि व्हाई वाज द ऑथर सेज गार्बेज टू द मतलब गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी कि गार्बेज यानी कि जो कूड़ा था वो गोल्ड था। यानी कि उन्होंने बताया कि व्हाई वाज द ऑथर से, यानी कि ऑथर ने ऐसा क्यों कहा कि जो कूड़ा कूड़ा है, कूड़ा करकट है, वो जो उनके लिए गोल्ड था, यानी कि जो वहाँ पर रहते थे उनके लिए वो गोल्ड था। किस प्रकार से था आइए इसको समझ लेते हैं। आप लोग बताएंगे कि गार्बेज इज द ओनली मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, यानी कि जो वहाँ के लोग थे उनके लिए गार्बेज केवल एक सर्वाइवल का जरिया था, यानी कि उनको जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए एक मान लीजिए एक तरीका था। दे सर्च फॉर समथिंग वैल्यूएबल, जो कि बहुत ही ऐसे चीज़ें सर्च करते थे जो कि बहुत ही वैल्यूएबल हो। और इन द गार्बेज, यानी कि गार्बेज यानी कूड़े कचरे में कुछ ऐसी चीज़ वो ढूँढते थे जो उनके लिए वैल्यूएबल हो और सेल फॉर अ लिटिल मनी, जो कि वो कम पैसों में दे दिया करते थे, बेच दिया करते थे। दे पिच देयर टेंट वेयरएवर दे कैन फाइंड रैक, और जहाँ पर भी उनको कह सकते हैं कि मिलता था कूड़ा करकट, वहीं पर वो अपना कह सकते हैं कि टेंट लगा लेते थे और वहीं पर रहने लगते थे। सो द ऑथर राइटली सेज दैट गार्बेज इज नो लेस देन गोल्ड टू द रैग पिकर्स, यानी कि तो उन्होंने जो ऑथर थे उन्होंने ये राइटली सेज कहा, उन्होंने कहा कि जो गार्बेज है वो सोने से कम नहीं है, जो कि रैग पिकर्स यानी कि जो कूड़ा बीनने वाले हैं उनसे, उनके लिए सोने से कम नहीं है कूड़ा करकट। ठीक है, गार्बेज यानी कि ये आपका उनके लिए कूड़ा करकट से कम नहीं है। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम लोग इसका एक और पार्ट लेकर के आएँगे, उसमें और भी हम लोग इम्पोर्टेंट कह सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को समझने वाले हैं। एक पार्ट और रहेगा, इसमें हम लोग 7-8 क्वेश्चन और आपको बताएँगे और फिर आपका जो पूरा टॉपिक वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपके 8 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएँगे। तो चलिए वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।